नमस्कार, स्वागत है आपका संसद इस हफ्ते में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। संसद इस हफ्ते में हम बात करेंगे संसद के मानसून सत्र की। इस हफ्ते 23 सितंबर को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही जो है वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान 10 बैठकों में शानदार कामकाज हुआ। जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद के दोनों सदनों में मंजूरी दी गई। कोरोना महामारी के कारण चुनौतियों के बीच सत्र का आयोजन खास सुरक्षा उपायों के साथ किया गया। बहुत कुछ ऐसा था जो अब तक के इतिहास में पहली बार हुआ। आइए शुरुआत करते हैं संसद इस हफ्ते की। कामकाज के लिहाज से राज्यसभा का 252वां सत्र बेहतरीन रहा। 23 सितंबर को राज्यसभा के सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा के पिछले 3 सत्रों की तरह 252वें सत्र में भी उच्च उत्पादकता बरकरार रही। इस सत्र की 10 बैठकों में राज्यसभा से कुल 25 विधेयक पारित हुए। राज्यसभा का 252वां सत्र 23 सितंबर को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि सत्र में 18 बैठकें होनी थीं, लेकिन कोरोना की चुनौती को देखते हुए इसे 8 बैठक पहले ही समाप्त करना पड़ रहा है। कई मायनों में ये सत्र खास रहा। Conclude this session. 8 sittings ahead of the 18 sittings as the COVID pandemic continues to challenge the humankind across the globe even after 9 months of its outbreak. We have had 10 sittings during this session, during when this August House had to function from 6 different locations, including the chambers of both the houses of Parliament and 4 galleries of this House, the first of its kind in the history of Rajya Sabha. कामकाज और कोरोना की चुनौती को देखते हुए 252वां सत्र ऐतिहासिक रहा। इस सत्र में कुल 18 बैठकें होनी थीं, लेकिन सिर्फ 10 बैठकें ही संभव हो पाईं। लेकिन इन 10 बैठकों के दौरान ही 25 विधेयक पारित किए गए और 6 विधेयक पेश किए गए। विधेयकों पर चर्चा में 198 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इन विधेयकों पर कुल 22 घंटे 3 मिनट चर्चा हुई। संसद के कुल कार्यात्मक समय के 57% समय में सिर्फ विधेयकों पर ही चर्चा हुई, जो रिकॉर्ड है। इस सत्र की उत्पादकता 100.47% रही। वास्तविक कार्यात्मक समय 38 घंटे और 41 मिनट रहा, जबकि निर्धारित समय 38 घंटे और 30 मिनट था। वहीं अवरोध की वजह से 3 घंटे 15 मिनट के समय का नुकसान हुआ। सभापति वेंकैया नायडू ने उपसभापति हरिवंश को लेकर विपक्षी दलों के अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा प्रस्ताव सदन के इतिहास में पहली बार आया था, जिसे खारिज कर दिया गया। सभापति ने इस घटनाक्रम पर चिंता जाहिर की। In the House surrounding this unprecedented move have been deeply painful for all those who hold the stature and dignity of this august House dearer to their hearts. I don't want to go into the details of those unpleasant turn of events. All that I like to do is appeal to all of you and all of the other members who are not here from the depth of my heart to kindly ensure that such unseemly behavior is not repeated in future. 252वें सत्र के दौरान सरकार की ओर से 1567 अतारांकित प्रश्नों के लिखित जवाब दिए गए। शून्यकाल के दौरान 92 जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए गए। वहीं 66 विशेष उल्लेख के जरिए भी जनहित से जुड़े मुद्दों पर सदन का ध्यान खींचा गया। इन पर 4 घंटे और 15 मिनट का समय लगा, जो सदन के कुल कार्यात्मक समय का 10.99% है। इसके अलावा कोविड-19 महामारी और लद्दाख सीमा पर उत्पन्न स्थिति को लेकर भी सदन में चर्चा हुई। इस सत्र को मिलाकर राज्यसभा के पिछले 4 सत्रों में 96% से ज्यादा उत्पादकता रही। पिछले 5 सालों में लगातार 4 सत्रों में ये सबसे ज्यादा उत्पादकता है। To protest is the right of opposition, any member for that matter. But the question is, how should it be done? The floor of this august House is the most effective platform for contestation of ideas. But if boycott is done for a longer period, it amounts to leaving the very platform that enables you to effectively convey your ideas and contesting those of others. I request all members to keep this in mind.
राज्यसभा के 252वें सत्र के पहले दिन यानी 14 सितंबर को उपसभापति का चुनाव हुआ। एनडीए उम्मीदवार और जेडीयू सांसद हरिवंश लगातार दूसरी बार उपसभापति के लिए निर्वाचित हुए। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार और आरजेडी सांसद मनोज झा को हराया। 1952 से राज्यसभा के अस्तित्व में आने के बाद अब तक हुए कुल 252 सत्रों में ये तीसरा सबसे छोटा सत्र रहा। साथ ही अब तक 69 मॉनसून सत्रों में ये दूसरा सबसे छोटा सत्र था। इससे पहले 1969 में हुए 110वें सत्र और अक्टूबर 1999 में हुए 187वें मॉनसून सत्र में सिर्फ 6 बैठकें हो पाई थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा के 252वें सत्र के दौरान सदन में काफी कामकाज देखने को मिला। इस दौरान राज्यसभा में किसानों के सशक्तिकरण और उनको अधिकार दिलाने वाले 3 महत्वपूर्ण विधेयकों के साथ ही श्रमिक के कल्याण और उनके अधिकार को मजबूत करने वाले 3 विधेयकों को भी पारित किया गया। कोरोना महामारी के दौरान अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र में राज्यसभा के 252वें सत्र के दौरान काफी कामकाज देखने को मिला। साथ ही इस दौरान किसानों और श्रमिकों के कल्याण और उनके अधिकार को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। 20 सितंबर को किसानों के सशक्तिकरण और कृषि सुधार के लिए 2 ऐतिहासिक विधेयक, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 राज्यसभा से पारित हुआ। जबकि किसानों से जुड़ा तीसरा विधेयक आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 मंगलवार 22 सितंबर को राज्यसभा से ध्वनि मत से पारित हो गया। कानून बनने के बाद ये विधेयक 5 जून को जारी अध्यादेश की जगह लेंगे। कृषि क्षेत्र के उत्थान और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से पारित किए गए इन विधेयकों में किसानों को उनकी उपज को बेचने की आजादी देने के लिए खास व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। किसान और व्यापारी कृषि उपज मंडी के बाहर भी दूसरे जरिए से उत्पादों का सरलता पूर्वक व्यापार कर सकेंगे। विधेयक राज्यों की अधिसूचित मंडियों के अलावा राज्य के भीतर और बाहर देश के किसी भी स्थान पर किसानों को अपनी उपज बिना किसी बाधा के बेचने के लिए अवसर और व्यवस्थाएं प्रदान करता है। इसके अलावा कृषकों को व्यापारियों, कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों से सीधे जोड़ने का प्रावधान है। कृषि करार के जरिए बुआई से पहले ही किसानों को उसकी उपज के दाम तय हो सकेंगे। बुआई से पहले ही किसान को मूल्य का आश्वासन होगा। इसके साथ ही आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 में ये प्रावधान है कि केंद्र सरकार सिर्फ असामान्य परिस्थितियों में कुछ खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दालों, आलू, प्याज, खाद्य, तिलहन और तेलों की आपूर्ति को विनियमित कर सकती है। इन परिस्थितियों में युद्ध, अकाल, असामान्य मूल्य वृद्धि और गंभीर प्राकृतिक आपदा शामिल हैं। लेकिन खेती के क्षेत्र में जब हम विचार करते हैं तो एकांगी विचार होगा तो कभी भी न तो किसान का भला होगा और न खेती मुनाफे में आएगी। किसानों की आमदनी दोगुनी हो उसके लिए सिर्फ ये ही बिल कारगर नहीं है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए सिलसिलेवार बहुत सारे प्रयास 6 सालों में किए गए। इन विधेयकों के कानून बनने के बाद भी एमएसपी पर पहले की तरह खरीद जारी रहेगी। मंडियां खत्म नहीं होंगी। किसान मंडी के साथ ही अन्य स्थानों पर अपनी उपज बेच सकेंगे। मंडियों में ई-नैम ट्रेडिंग व्यवस्था भी जारी रहेगी। किसान को अपनी फसल का दाम तय करने की आजादी होगी और ज्यादा से ज्यादा 3 दिनों में उन्हें भुगतान मिलेगा। साथ ही विवाद का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही होगा। वहीं राज्यसभा में 252वें सत्र के आखिरी दिन यानी 23 सितंबर को श्रम सुधार से संबंधित 3 अहम विधेयकों को पारित किया गया। उच्च सदन में उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पर एक साथ चर्चा के बाद पारित किए गए। विधेयक में किसी प्रतिष्ठान में आजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा को विनियमित करने, औद्योगिक विवादों की जांच और निर्धारण और कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान किए गए हैं।
श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि कानूनों में बदलाव से श्रमिकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। किसी भी श्रमिक की ये नौकरी यदि छूट जाती है तो दोबारा उसके रोजगार की संभावना बढ़ाने के उद्देश्य से IR कोड में पहली बार री-स्किलिंग फंड का प्रावधान किया गया है। इन श्रमिकों को इसके लिए 15 दिन का वेतन दिया जाएगा। सभापति महोदय, कोविड-19 के परिदृश्य में प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों को सुदृढ़ करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। अब सभी मजदूर जो एक राज्य से दूसरे राज्य में आते हैं उनका वेतन 18,000 रुपये से कम है तो वे प्रवासी श्रमिक की परिभाषा के दायरे में आएंगे और उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। किसानों के सशक्तिकरण और श्रमिकों के कल्याण के लिए पारित किए गए इन विधेयकों से किसानों और श्रमिकों की स्थिति मजबूत होगी, साथ ही उनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा के 252वें सत्र के दौरान किसान और श्रमिक कल्याण विधेयकों के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित किए गए। इन विधेयकों में बैंकिंग विनियमन, कंपनी शोधन विधेयक से लेकर जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक और वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक भी शामिल है। राज्यसभा के 252वें सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया गया। राज्यसभा के 252वें सत्र के दौरान 16 सितंबर को आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 पारित किया गया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ये विधेयक आयुर्वेद और संबद्ध क्षेत्रों में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए है। Sir, on every parameter we can most objectively certify and say that right now this is probably the number one institution which deserves this status. I can only say, sir, that it is a very humble beginning. So I am sure once we make this humble beginning with one institution which will catch the attention of the international community also because of the work that it is already doing, which has got international recognition in so many fields, this will make a very good beginning for other institutions to grow up in their stature so that they can later on in future be considered by the parliament for giving the stature. मॉनसून सत्र के 5वें दिन यानी कि 18 सितंबर को राज्यसभा में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा से पारित हो गया। इसके साथ ही भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 को भी उच्च सदन से मंजूरी मिल गई। दोनों विधेयकों को ध्वनि मत से पारित किया गया। उच्च सदन में दोनों विधेयकों पर एक साथ चर्चा कराई गई। चर्चा का जवाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिया। सरकार हर तरीके का जो मोस्ट मॉडर्न और जो मोस्ट यूजफुल जो रिफॉर्म जो मेडिकल एजुकेशन में और सारे इंडियन सिस्टम्स में और दूसरे मॉडर्न सिस्टम्स में होना चाहिए वो कर रही है। वहीं शनिवार 19 सितंबर को इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड दूसरा संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा से पारित हो गया। विधेयक पर चर्चा का जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया। Section 7 related, which is the financial creditor, 2,789 company cases had been resolved even before they got admitted into the NCLT. And this amount which got disposed in this resolution is 1,96,171 crores. Section 9 related, which is the operational creditor related cases, sir, even before admission and I'm giving data of 31st July 2020. Those in favor will please raise their hands and say aye. Aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted.
22 सितंबर को राज्यसभा से 6 विधेयकों को ध्वनि मत से पारित किया गया। इन विधेयकों में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020, कंपनी संशोधन विधेयक 2020, राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 शामिल हैं। इसके साथ ही राज्यसभा के 252वें सत्र के आखिरी दिन भी 6 विधेयकों को पारित किया गया, जबकि 2 विनियोग विधेयक ध्वनि मत से पारित कर लोकसभा को लौटा दिए गए। उच्च सदन से जिन 6 विधेयकों को पारित किया गया, उनमें उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 शामिल है। इन तीनों विधेयकों को स्टैंडिंग कमेटी द्वारा दी गई सिफारिशों के बाद ही संसद में पेश किया गया। इनके अलावा विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2020, अर्हित वित्तीय संविदा, द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक 2020 और जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 भी पारित हुए विधेयकों में शामिल है। जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 में 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की मांग पर ये विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में सभी क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने और उनके विकास के प्रति वचनबद्ध है। जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020 इस असंतुलन के दूर करने के एक प्रयास है, जिसके पारित होने से यूनियन टेरिटरी एंड जम्मू कश्मीर की 98% आबादी को भाषा संबंधित अपना अधिकार आज के बाद प्राप्त होगा। कोरोना महामारी के बीच तमाम एहतियात के साथ सत्र का आयोजन किया। इस सत्र की खासियत ये रही कि इस दौरान समाज के हर वर्ग के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 17वीं लोकसभा का चौथा सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में रिकॉर्ड कामकाज हुआ। वैश्विक महामारी के दौरान भी लोकसभा की उत्पादकता 167% रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों के सक्रिय सहयोग और सकारात्मक भागीदारी के लिए सराहना की। कोरोना संकट के बीच लोकसभा सत्र के शानदार कामकाज और उत्पादकता के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों की सराहना की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदस्यों ने अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हुए नए कीर्तिमान स्थापित किए। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान लोकसभा की उत्पादकता 167% रही। इस उपलब्धि के लिए उन्होंने सभी सदस्यों को बधाई दी। ये मानसून सत्र का कई अर्थों में ये सत्र ऐतिहासिक रहा है। आप सभी मान्य सदस्यों ने कोरोना महामारी के खतरे के बावजूद अपने संवैधानिक कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा और देर रात बैठकर विधायी कार्य किए। आपने पूरे सत्र के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रोटोकॉल्स का पूरी तरह का पालन किया। इसके लिए मैं आप सभी को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। इस सत्र में सदन ने कार्य उत्पादकता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। वैश्विक महामारी के दौरान भी इस सत्र में कार्य उत्पादकता 167% रही, जो अन्य सत्रों की तुलना से अधिक है। इस उपलब्धि के लिए आप सभी मान्य सदस्य बधाई के पात्र हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसदीय इतिहास में ये सत्र कई मायनों में अलग रहा। पहली बार माननीय सदस्यों ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के कक्षों और दीर्घाओं में सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया। बिना किसी अवकाश के 10 बैठकों में निर्धारित 37 घंटों की तुलना में कुल 60 घंटे की कार्रवाई संपन्न हुई। इस दौरान 67% समय में विधायी कार्य किए गए, जबकि 32% समय में गैर विधायी कार्य संपन्न किए गए। देश के संसदीय इतिहास में
ऐसा पहली बार हुआ है कि माननीय सदस्यों ने संसद के दोनों सदनों, लोकसभा एवं राज्यसभा के कक्षों और इनकी दीर्घाओं में सदन की कार्रवाई में हिस्सा लिया। जैसा कि आप सब विदित हैं, मानसून सत्र 14 सितंबर 2020 को आरंभ हुआ। इस सत्र के दौरान हमने 10 बैठकें की, जो बिना किसी अवकाश के शनिवार और रविवार को भी आयोजित की गई। इन बैठकों के लिए निर्धारित कुल 37 घंटों की तुलना में कुल 60 घंटे की कार्रवाई संपन्न हुई। इस सत्र में महत्वपूर्ण विधायी और अन्य कार्य का निपटान हुआ। सत्र के दौरान 68% समय में विधायी कार्य किए गए, शेष 32% में गैर विधायी कार्य किए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वर्तमान सत्र के दौरान लोकसभा में 16 विधेयक पेश किए गए और कुल मिलाकर 10 बैठकों में 25 विधेयक पारित हुए। सत्र के दौरान 2300 अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर सभा पटल पर रखे गए। सदस्यों ने शून्यकाल में 370 लोक महत्व के मुद्दे भी उठाए। वर्तमान सत्र के दौरान 16 सरकारी विधेयक पूरे स्थापित किए गए। कुल मिलाकर 10 बैठकों में 25 विधेयक पारित हुए। इन सभी विधेयकों पर चर्चा हुई। सदन में दौरान अतारांकित प्रश्न सभा पटल रखने की अनुमति दी गई। तदनुसार मान्य सदस्यों द्वारा पूछे गए 2300 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। इस सत्र में मान्य सदस्यों ने शून्यकाल में 370 लोकमत के मामले उठाए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोरोना काल में संसद भवन को संक्रमण मुक्त रखने के लिए उठाए गए कदमों के लिए सभी मंत्रालयों और कार्यालयों का आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ संसद इस हफ्ते में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।